हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है कि यहाँ ज्योग्राफी की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ज्योग्राफी का जो हमारा पहला बुक है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसका जो है 2 क्लास हो चुका है, 2 पार्ट हो चुका है और आज जो है हम लोग तीसरा पार्ट करने वाले हैं, यानी कि तीसरी क्लास करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने या हमारे जिन व्यूअर्स ने इससे पहले का 2 क्लास नहीं देखा है, तो आप जा कर के ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। साथ ही साथ 2024 में वो बच्चे जो अभी क्लास 12th में आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं और 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, सिर्फ़ उनका जो है लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए, उनका माध्यम हिंदी होना चाहिए। सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए सामान्य रूप से उपयोगी हो सकता है, सामान्य रूप से फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप देखिए ही और साथ ही साथ आपके जो कज़न होंगे, आपके भाई-बहन होंगे, आपका दोस्त होगा, उनको भी रिकमेंड कीजिए कि यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि फ्री में और रेगुलर क्लास चल रही है। इस तरह से शेड्यूल बना करके शायद ही आपको किसी ने दिया होगा कि कौन से दिन कौन सी क्लास चलनी है। पॉलिटी की क्लास जो चलती है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलती है, वहीं ज्योग्राफी की क्लास सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलती है। ये 3 दिन क्लास चलती है और टाइम जो इसका रहने वाला है, यह 8 पीएम होता है जनरली, ठीक है? सामान्यतः 8 पीएम यानी कि 8 बजे शाम में रहता है। कभी-कभी हो सकता है कि यह जो है थोड़ा-सा डिले हो जाए। आज के सेशन में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा-सा डिले मतलब ये सेशन शेड्यूल हो तो, लेकिन हमारा जो टारगेट है कि क्लास करनी है तो ये हम अब करेंगे, ठीक है? हम अब अपने आगे क्लास पे चलते हैं। उससे पहले जो पिछले क्लास में हमने जो-जो पढ़ा है, मैंने आपको जो-जो पढ़ाया है इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति कैसी होती है इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। उसी के अंदर हम लोगों ने देखा कि भौतिक पर्यावरण क्या होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण क्या क्या होता है, अन्योन्य क्रिया क्या होती है, इस सब का डेफिनिशन, इस सब की परिभाषा हम लोग अपने पिछले क्लास में देख चुके हैं। और इसी का 2 भाग था, एक तो था मानव का प्रकृतिकरण और दूसरा था प्रकृति का मानवीकरण। यह किस तरीके से हुआ, किस तरीके से प्रकृति ने मानव पे अपना प्रभाव डाला, किस तरह से मानव ने प्रकृति पे अपना प्रभाव डाला, या कौन-कौन सी घटनाएँ हुई थी इसके अंतर्गत, इस सब के बारे में हम लोग अपने पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। तो जो बच्चे नहीं देखे, उनको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि जाकर के देखिए। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। आज की क्लास है मानव भूगोल की नवीन विचारधाराएँ, न्यू कांसेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। न्यू कांसेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसकी कुल 4 विचारधाराएँ दी गई। पहली जो थी कल्याण परक भूगोल, दूसरा मानवतावादी भूगोल, तीसरा आमूलवादी रेडिकल विचारधारा और चौथा जो था व्यवहारवादी विचारधारा। इस सब के बारे में हम बारी-बारी से देखते हैं कि ये जो शब्द लिखे गए हैं इसका क्या अर्थ होता है, जो विचारधाराएँ दी गई हैं, इनमें किन-किन बातों का ज़िक्र किया गया है। तो आइए सबसे पहले कल्याणपरक भूगोल के बारे में देखते हैं कि मानव भूगोल का ऐसा उपागम, उपागम का अर्थ होता है तरीका। उपागम का अर्थ होता है तरीका। कि मानव भूगोल का ऐसा उपागम जो मानवीय समाज में मिलने वाली असमानताओं, मानव समाज में किस प्रकार से असमानता होती है, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे, सामाजिक स्थिति के आधार पे, इस सब के आधार पे समाज में असमानता होती है तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों, और इन असमानताओं को मिटाया जाता है, उसको मानव कल्याण आप कह सकते हैं। इन सभी के विभिन्न पक्षों के अध्ययन पर बल देता है। यानी जो भेदभाव हो रही है वो, और उस भेदभाव को कैसे दूर किया जाए, इसके पक्ष पे इन सभी बातों पे अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? कल्याणपरक भूगोल के अंतर्गत। वही जो हमारा दूसरी जो विचारधाराएँ थी, जो नवीन विचारधाराएँ मानव भूगोल की, यह थी मानवतावादी भूगोल। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि मानवतावादी भूगोल सामाजिक आर्थिक जीवन की, यानी कि एक मनुष्य की सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन, इसकी
समसामयिक घटनाओं यानी कि समान, समसामयिक मतलब एक साथ होता है, एक साथ घटित होने वाली दो घटनाएं, और दो घटनाओं के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। पहला सामाजिक और दूसरा आर्थिक, या पहला आर्थिक दूसरा सामाजिक, परस्परिक, परस्पर आप कह सकते हैं। इन घटनाओं तथा स्थानिक सामाजिक संगठन के अध्ययन को वरीयता प्रदान करता है। जो भी क्षेत्रीय सामाजिक संगठन होते हैं, इसको वरीयता दी जाती है, इसको सबसे पहले रखा जाता है, सर्वोपरि रखा जाता है। ये मानवतावादी भूगोल में कहा गया है। उसके बाद जो तीसरी थी, रेडिकल यानी, या हिंदी में इसको आमूलवादी विचारधारा कहते हैं। यह मार्क्सवादी सिद्धांत पे आधारित था। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता था कि यह एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें समाज में आर्थिक और सामाजिक जो भी भेदभाव हो रहे थे, उसको मिटा करके सबको बराबर मान्यता दी जानी चाहिए, और जितने भी संसाधन हैं उस पर सबका समान स्वामित्व और नियंत्रण होना चाहिए। ये मार्क्सवादी विचारधारा थी। अगर ऐसे बात करें कि मानवता मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग करने वाली यह विचारधारा विश्व में व्याप्त जो भी मानवीय समस्याएं हैं, इन जनरल आप सोच के देख सकते हैं कि कितनी मानवीय समस्याएं हैं। गरीबी है, भुखमरी है, बीमारी होती है, जाति भेद है, रंग भेद है, इस सब का अध्ययन करना है किसमें? आमूलवादी विचारधारा के अंतर्गत। वहीं जो हमारा चौथा और लास्ट विचारधारा है, व्यवहारवादी विचारधारा। इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि ऐसे अनुभव जिनको हम देख सकते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो हमारे सामने घटित हुआ हो। प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ स्थान की अवधारणा को जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें जो हमारे सामने घटित हो रहा है, जातीयता के मामले में, प्रजाति के मामले में, धर्म, इस सब के मामले में जो भी घटित हो रहा है, जो हमारे सामने हो रहा है, उसके आधार पर अध्ययन किया जाएगा। आई होप आपको जो चारों विचारधाराएं हैं यह समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि जो मानव भूगोल की जो अवस्थाएं हैं, ये कौन-कौन सी हैं? क्योंकि ये सब आप सोच रहे होंगे कि पढ़ना क्यों है? क्योंकि आपके एग्जाम में या आपके एनसीईआरटी के बुक में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। पहला जो है समय अवधि, और ये आपके एनसीईआरटी में दी गई है। ये चूँकि ये सारी चीज़ें जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका जो बेस बुक है वो एनसीईआरटी है। चाहे आप किसी बुक से भी पढ़ रहे हो, कोई भी रेफरेंस बुक ले लें, लेकिन जो बेस बुक है ये एनसीईआरटी है, उससे मैच कर जाएगा, उससे आप देखिएगा उसी से है ये। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरा जो बेस बुक है वो एनसीईआरटी है, और इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जब आप जाएँगे तो वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। यहाँ एक समय अवधि दिया गया, उपागम यानी कि तरीका, और इसके जो लक्षण है यानी कि इसका जो विश्लेषण है इसमें किया गया है। ठीक? तो समय अवधि यहाँ पे है आरंभिक उपनिवेश काल, उपनिवेश युग, यह 15वीं से 17वीं शताब्दी तक है। 15वीं से 17वीं शताब्दी तक, ठीक है। तो इस समय को आरंभिक उपनिवेश युग या आरंभिक उपनिवेश काल कहा गया। इसका उपागम या तरीका क्या था? अन्वेषण यानी कि खोज और वितरण, खोज करना और उसको प्रोत्साहित करना। और किस वजह से इसका खोज किया गया? जो भी साम्राज्य थे, जो भी व्यापारिक रुचियों वाले लोग थे, या नए-नए स्थानों को घूमते थे, नए-नए स्थानों पे जाते थे और वहाँ पे खोज करते थे या अन्वेषण को प्रोत्साहित किया करते थे। और उसके बाद इन्होंने जब खोज किया तो जो भी भूगोलवेत्ता हुए उनके द्वारा इसका वर्णन किया गया था, और यह कब हुआ था? 15 से 17वीं शताब्दी में। उसके बाद आया उत्तर उपनिवेश युग, यह 18वीं से 19वीं शताब्दी में हुआ। 18वीं से 19वीं शताब्दी में। इसमें प्रादेशिक विश्लेषण किया गया, यानी कि प्रदेश का, किसी क्षेत्र का, कह सकते हैं बड़े भूभाग का, उसके जो सभी पक्ष थे उसका अध्ययन किया गया। इसके अंतर्गत कह सकते हैं एक प्रदेश में भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, वहाँ की मृदा, जलवायु, अगर कहीं ज्वालामुखी होगा तो कहीं समुद्र के किनारे अगर वो प्रदेश बसा हुआ होगा तो उसके बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। तो इस सब का अध्ययन किया गया, और इस भागों की पूरी समझ
पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करे, यानी कि जब इसका अध्ययन किया गया तो इससे पृथ्वी को समझने में कहीं न कहीं मनुष्य को मदद मिली थी। उसके बाद जो समय अवधि है, अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, यानी कि जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, उसके बीच की अवधि का ज़िक्र किया गया यहाँ पे। इसमें क्षेत्रीय विभेदन, यानी कि अब प्रादेशिक से हटकर एक बड़े भूभाग से हटकर एक क्षेत्र के भीतर, एक प्रदेश के भीतर किस प्रकार एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से भिन्न है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्न है, इसको समझने में मदद मिली थी इसमें। उसके बाद 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक स्थानिक संगठन, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे मानचित्र का उपयोग किया जाने लग गया। इसकी मदद से कंप्यूटर और जो सांख्यिकीय विधियां थी, जो न्यूमेरिकल कह सकते हैं, जो अंक थे, उसका उपयोग किया जाने लग गया और मानचित्र के द्वारा जो भी चीजें थी उसको समझा जाने लग गया भूगोल के अंतर्गत। सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, लिखा हुआ बहुत ज्यादा है और आपको आपके पास बुक होगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी कि जो आप मानचित्र भूगोल पढ़ते हैं या भूगोल को मानचित्र के माध्यम से पढ़ते हैं, यह इसी दशक में आरंभ हुआ था। उसके बाद आया 1970 का दशक। इसी में जो हमने विचारधारा, जो भी विचारधारा अभी मैंने आपको बताया, मानवतावादी, अमूलवादी, व्यवहारवादी विचारधारा, इन विचारधाराओं का जन्म हुआ था इसी दशक में। और उसके बाद आया 1990 का दशक, जो अभी कंटिन्यू चला आ रहा है। भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद आया, यानी कि इस दशक के बाद, 70 के दशक के बाद, उत्तर का अर्थ होता है बाद, इसके बाद जो भी खोजें हुई, इस सबको इसके अंतर्गत रखा गया। वृहत सामान्यीकरण और मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रायोजकता पर प्रश्न उठने लग गए। यानी कि जो भी चीजें अभी तक खोजी गई थी, जो भी चीजें भूगोलवेत्ता के द्वारा, मानवता के द्वारा बताया गया था, उस पे अब क्वेश्चन मार्क लग गया यहाँ पे। और उसके बाद सब चीजों से हटकर, ठीक है, प्रदेश, क्या पढ़ा हमने, प्रदेश, ठीक है, उसके बाद क्षेत्र, और यहाँ पे आ गया फिर स्थानीय संदर्भ पर ज्यादा महत्व दिया जाने लगा कि हम एक कलेक्टिव ना सोचे, एक साथ ना सोचे, बल्कि एक साथ ना पढ़े, बल्कि जो क्षेत्रीय स्थानीय संदर्भ है उसके बारे में समझे, वहाँ की लोगों की जो जरूरतें हैं, वहाँ की जो भी भूगोल के हिसाब से जो भी चीजें घटित हो रही है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। विशिष्ट जानकारी के लिए अगर आपको और ज्यादा जानना है तो आपके पास बुक होगा, आप उसमें पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञान के सहयोगी अनुशासन, कह सकते हैं कि जो भी मानव भूगोल के क्षेत्र हैं, इसका उपक्षेत्र कौन सा है और उसमें जो अ, किस तरह से ये रिलेट करते हैं, या इन सामाजिक भूगोल के अंदर किन किन विषयों को पढ़ना है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया। और ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक से पूछा गया है। तो जो सामाजिक भूगोल है, इसका उपक्षेत्र है व्यवहारवादी भूगोल, समाज कल्याण भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। व्यवहारवादी भूगोल मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है। सामाजिक कल्याण भूगोल कल्याण अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। अवकाश का भूगोल यह भी समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी प्रकार से जो भी दिया गया है, सांस्कृतिक भूगोल मानव विज्ञान के अंतर्गत, लिंग भूगोल समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और महिला अध्ययन, इस सब के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ऐतिहासिक भूगोल को इतिहास के अंतर्गत पढ़ सकते हैं और चिकित्सा भूगोल को महामारी विज्ञान के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से बहुत सारे आपके मानव भूगोल के क्षेत्र हैं, जैसे कि नगरीय भूगोल हो गया, इसमें नगरीय अध्ययन और नियोजन। राजनीतिक भूगोल, इसमें राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। इसका उपक्षेत्र निर्वाचन भूगोल है और सैन्य भूगोल है। सैन्य भूगोल सैन्य विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। उसके बाद जनसंख्या भूगोल है, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल है। तो ये सब भूगोल, इसके उपक्षेत्र और इसके अंतर्गत किन किन विषयों को पढ़ा जाता है, इसके बारे में बताया गया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी गई है, याद नहीं रखना है, बस कुछ 5-10 नाम याद रखना है जो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन में
पूछा गया है आपके एनसीईआरटी के बुक में। तो ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 1 आज जो है कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नहीं आई होंगी तो एक बार और आप वीडियो देखिएगा। फिर भी ना आए तो कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। हमारा सेशन आप इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को आज यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।